हेलो एवरीवन। ओके। हाय। तो हम आ चुके हैं अपने पहले एपिसोड के साथ बुक क्लोजेट के, राइट। जो कि अर्ज है ने बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि लिखने वाले बहुत होते हैं पर पब्लिश करने और बुक को ले आना और उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना इज डेफिनेटली अ टफ टास्क, और वो करना उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है, एंड जो हमारा मेन मकसद है बेसिकली। तो आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर एल्विन इस शो में, जिन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। हेलो एल्विन। हाँ, और हमारे साथ एल्विन के साथ साथ एक हमारी रीडर भी जुड़ेंगी, जिन्होंने एल्विन की बुक्स पढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो है कृति। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, हाय कृति। हाय 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 हाय। अरे हाँ, तो बेसिकली क्योंकि हम रिव्यू दे रहे हैं सो दैट आपको पता चले, सभी लोगों को पता चले कि बेसिकली बुक में है क्या क्या, बुक के पीछे की क्या स्टोरी है और बुक में क्या है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए बेसिकली, और उसको बुक पढ़ने का बेसिकली सबको शौक होता है, तो उस पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन एल्विन जी के लिए बता दूं कि वो लिटरेचर पढ़ते हैं और हाल फिलहाल में अभी कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, वो खुद आपको बताएंगे। तो एल्विन, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन एक छोटा सा प्लीज, इफ यू या। नाम तो सुना होगा, एल्विन दिल्ली इज माय नेम, राइट। मैं फतेहपुर में अभी रह रहा हूँ मम्मी पापा के साथ, और थोड़ा थोड़ा कंटेंट राइटिंग करता हूँ, और कभी कभी पढ़ा भी लेता हूँ ऐसे ही, पर यूजुअली कंटेंट राइटिंग करता हूँ। और अभी कुछ नहीं, मैं इंग्लिश करने के बाद ऐसे बैठा हूँ। ओके। तो बुक बेसिकली, पहले तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 4 बुक लिखना, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनकी नाम बता दो आप, तो उस पर और आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं, मैंने अगर देखा जाए तो मैं 4 बुक नहीं लिखा हूँ। एक कंप्लीट बुक लिखा हूँ जिसका नाम ब्रीदिंग वर्सेस है। उसके बाद जो बुक है रंग बेरंग, वो 70% मैंने लिखी है ना। एक है गोरकी सिन्हा, उनके साथ मैंने किताब लिखा था। तो और फिर अर्जे के साथ मैंने जो कंट्रीब्यूट किया था अपना 10 पोम, ठीक है। और क्या, एरन और में एक शॉर्ट स्टोरी दिया था अपना। अच्छा। और मैंने मूड में 4 पोम मेरा था। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। अगर किताब लिखने की बात किया जाए तो एक कंप्लीट, और या मोर देन 1 बुक आई हैव बीन ऑथरिंग दैट, है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन एक्चुअली यही होगा कि राइटिंग पे अगर आए तो ये सिलसिला, आई मीन ये राइटिंग का एक कीड़ा आता है कि हाँ मुझे राइटिंग का शौक चढ़ रहा है, क्योंकि पता चल जाता है हमें कि हम एक बुक लिखने के बारे में सोच रहे हैं, या अब लिख रहे हैं, लिखते लिखते हमें रियलाइज होता है कि नहीं अभी पब्लिश कराने का टाइम है। तो कैसे, क्या बेसिकली थॉट प्रोसेस है उसके पीछे कि बुक लिखने का प्लान कैसे आया दिमाग में? बुक लिखने नहीं, मेरे अनुसार जो बुक लिखना होता है ना, वो एक तरीका, एक जरिया होता है कि हम पब्लिक से कन्वर्सेशन करें, राइट। एक तरीका होता है कि हम कुछ अनजान लोगों से बात करें या अपनी बात पहुंचाएं, हम क्या सोचते हैं, ठीक है। तो मेरा बुक लिखने का रीजन ये था कि मेरे पास कुछ थॉट्स थे, कुछ फिलॉसफीज थी जिसको मैं प्रोजेक्ट करना चाहता था, ठीक है। और मैंने किताब एक मीडियम बनाया जिसके कारण से मैं लोगों तक पहुंचा सकूं अपने थॉट्स को, अपने फिलॉसफीज को, बस यही। और मुझे लगता है इसलिए बुक छप गया। और ऐसा कुछ मीन्स राइटर बनने के लिए बहुत सारा कुछ सोचा नहीं। इट्स जस्ट लाइक आई थॉट फॉर conversation.
ओके, वाह। तो हाँ जी, तो अपने रीडर से भी बात करते हैं, रीडर से पूछते हैं कि रीडर ने भी पढ़ा है तो पहले तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, सो दैट हमें पता चले कि आपने कैसा इंटरेस्ट आपका रीडिंग, ऑफ कोर्स राइटिंग तो एक मेन पार्ट है पर रीडर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो व्हाट वाज द थॉट कि आपको ये बुक पढ़ने का के पीछे का थॉट बता दो आप, और इंट्रोडक्शन के साथ। मैं अच्छा, मेरा नाम कृति है, कृति श्रीवास्तव, और मैं पीएचडी कर रही हूँ साइकोलॉजी से। और एल्विन को मैं आई थिंक बहुत सालों से जानती हूँ, हम लोग काफी पुराने दोस्त हैं। रीडिंग में इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन एज वेल एज अ हॉबी। सो एक बहुत ज्यादा जो मुझे इंटरेस्ट था, पार्शली वो ये भी था कि हाँ, एल्विन हैज बीन माई फ्रेंड। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी इस चीज की कि उसने जो भी लिखा था, क्योंकि मुझे पता था ग्रेजुएशन में ही मतलब वो लिखने का उसको शौक था, बट कभी उसने ऑन पेन पेपर फॉर्मली उसने कभी वो किया नहीं कि पब्लिश कराने का सोचा हो। तो इट वाज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जो बुक मैंने उसकी पढ़ी उसमें काफी चीजें मुझे ऐसी लगी जो आजकल जल्दी मिलती नहीं है। उसमें मतलब काफी इट वाज, जैसे उसने बोला कि सोशल जैसे रिफ्लेक्शन, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, तो मुझे इसमें काफी इंटरेस्टिंग लगी इसकी पोएम्स। तो काफी रेलिवेंट है आज के टाइम में, जिस तरह से जो भी सिनेरियो चल रहे हैं। सो आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वे। That's great. So basically, what is the basic theme of the book? वो किस बारे में है? मेरे अगर हम समझ ब्रीदिंग वर्सेस की बात कराएं, जी एल्विन आप बताएं। ओके, जो पहली किताब जो थी ब्रीदिंग वर्सेस, वो बेसिकली ह्यूमैनिटी के ऊपर थे, राइट? दैट हाउ ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड कलर, बियॉन्ड क्रीड, व्हाटएवर, राइट? ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है टोटली। और दूसरा एक चीज जो काउंटर कर रही थी वो ये था मिस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट? जो बहुत सारी चीज मिसडिफाइंड है और उसको मतलब गलत गलत धारणा बना के रखा हुआ है ना? तो उस चीज को काउंटर कर रही थी, काउंटर करने का कोशिश किया था मैंने अपनी किताब। तो यही है बेसिक, यही था। ये मुझे पूछना था कि मतलब ये टाइटल काफी जैसे बहुत इनोवेटिव सा लगा मुझे। तो टाइटल के पीछे कोई आइडिया था, कुछ ऐसा था? Okay, okay. Breathing versus, see, for all humans, breathing is important, है ना? क्योंकि जब हम जो हमारा ब्रेथ है वो लाइफ को इंडिकेट करता है, ठीक है? और आप ब्रीदिंग वर्सेस में सारे पॉइंट्स जब पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज हो कहीं ना कहीं आप मतलब आप एंड में जाते आते आपको ये पता चलेगा कि हाउ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, है ना? जो ब्रेथ है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। तो इसलिए शायद हमने वो टाइटल चुना ब्रीदिंग वर्सेस, बिकॉज आई वांटेड पीपल टू ब्रीथ आउट लाउडली। कृति आप बताओ कुछ बुक के बारे में, क्योंकि इन्होंने बताया कि ऑर्थोडॉक्स या काफी चीजों को से रिलेट करके इन्होंने ऐसा कुछ लिखा। आपको पढ़ने के बाद कैसी क्या बेसिकली आपका एक बुक के प्रति क्या थॉट प्रोसेस बना? मुझे ऐसा लगता है मतलब जब मैंने जितना भी पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, जैसे तुमने बोला एल्विन की, मतलब आई मीन जो मुझे फील हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो केओस है सोसाइटी में, बहुत चीजों को लेके, तुमने कास्ट की बात भी करी और तुमने बहुत सारी चीजों के बियॉन्ड क्या है उसकी बात करी, तो मुझे ऐसा काफी पोएम में ऐसा बहुत दिखा भी। हर पोएम में कहीं ना कहीं वो केओस दिखा, और कहीं ना कहीं उससे जो उससे निकल के तुम्हारी आवाज आ रही है वो भी समझ में आई। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज पूछनी थी कि मतलब ऐसा मोटिवेशन आना एट एन एज, मतलब at a certain age is not very usual. So what do you think, what hit you, जिसकी वजह से तुमने इतने सीरियस, इतने
ऐसी थीम पे पोएम्स लिखने का चूज किया, वो भी एक दो नहीं, पूरी एक एंथोलॉजी। ओके, यू नो फ्रॉम द लाइक जब हम बड़े हो गए ना, तो मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा हिट करती थी, वो ये था कि हाउ टू रीजन आउट थिंग्स। जो भी चीज है एग्जिस्टेंस में, उसको हम रीजन कैसे करें, क्यों है, राइट? या कुछ भी अगर नॉर्म्स है या सोसाइटी का कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा रूल्स है, रेगुलेशंस है ना, तो वो क्यों है, राइट? और बहुत सारा आवर लाइफ इज फुल ऑफ chaos। और मेरा मतलब शायद हो सकता है कि हमने जिस तरीके से अपनी जिंदगी जिया वो बहुत ही chaotic था, तो शायद है ना, उससे हम इंस्पायर हो गए। और हम जो भी चीज को देखते थे वो बहुत ही, मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे लोग मिसडायरेक्टेड हैं या मिसडिफाइंड हैं, लाइक chaos में है, लोग समझ नहीं पा रहे। तो शायद ये सब चीज ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई मस्ट राइट समथिंग विच कैन टॉक टू देम, विच कैन टॉक टू द पीपल। अच्छा, एक चीज और मुझे, जैसे मैंने पहली पोएम जो पढ़ी थी तुम्हारी साइलेंस पे है, साइलेंस नाम है उसका, तुम्हें याद है वो पोएम? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। उसमें मेनली मतलब मुझे जो समझ में आया कि जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जैसे किसी भी सिस्टम में अगर कोई फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कोई बना रही है, जैसे मेरा काम पॉलिसी पे है, आई वुड थोड़ा सा मैं फोकस करूंगी, लेकिन जैसे पॉलिसीज बनाते हैं, कोई भी छोटी मोटी बेसिक चीजों की बात करते हैं, तो जो हम लोग कुछ भी अब गवर्नमेंट में करते हैं या कुछ भी सोसाइटी में हम लोग डिसाइड करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, हम उनसे नहीं पूछते जिनको एक्चुअली उस चीज की जरूरत है। एंड us we can call privileged, we take a certain decision and then we imply it to the people who are actually affected by it, right? तो हम लोग ये नहीं देखते कि उनके लिए कितना फायदेमंद है कितना नहीं। मुझे लगा कि साइलेंस जो तुम्हारी पोएम थी उसमें a discussion was made, two groups were called, all appeared with their egos and myths, carrying grudges against each other in all its width। ये काफी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जैसे जो भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है थ्रू गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं वो एक्चुअली वेलफेयर को भूल के अपने इंटरेस्ट की वजह से लिया जाता है। सो आई गेस ये मुझे काफी इस पोएम में दिखा। तो इसमें तुम कुछ और कहना चाहोगे, मतलब तुम कुछ ऐड करना चाहोगे? मैंने काफी कुछ ऐड कर दिया, सॉरी। But I'm very impressed for one thing that see, I think you are the first person to interpret those lines to me। हमने जिससे भी सुना ना, उनको शायद वो सिंबलाइजेशन या कुछ भी समझ में नहीं आया बहुत बार, क्योंकि जो बुक में जितने फॉर्म है वो उसमें हमने सिंबलाइजेशन बहुत यूज किए हैं, ताकि डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्टली बोलो। तो जैसे कि तुमने कहा कि टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, सो आई वाज नॉट particularly टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑल अराउंड। कि जैसे हम ये बोलते हैं ना कि कोई फॉर एग्जांपल दो लोग आए और एक ने जो 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया चीजों को और बोला कि ये अच्छा है, ठीक है। दूसरा आया, उसने उस पर पानी फेर के फिर नया कुछ बनाया, उसने भी लेकिन 2 में डिवाइड किया और वो बोला कि ज्यादा अच्छा है, लेकिन डिवाइड दोनों हुए, है ना। तो ये जो डिवीजन का मैटर है ना, ये इनह्यूमैनिटी को दिखाता है। आई वाज काउंटिंग दैट कि डिवीजन होना ही क्यों है ना। हम तो क्या कहते हैं, हम तो एक है, तो डिवीजन क्यों होना, 4 करो 2 करो, बात एक ही है भाई। तो साइलेंस में शायद हम यही कहने चाह रहे थे। एंड तुम्हारी पोएम में एक्चुअली जो तुमने डिस्क्राइब किया है उससे एकदम कंट्रास्ट में टाइटल है, दैट इज साइलेंस। एंड पूरी पोएम में थिंग्स आर नॉट अबाउट साइलेंस, दे आर एक्चुअली अबाउट chaos। सो आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्लस मुझे एक चीज जो बहुत हिट करती है कि मतलब एक राइटर के लिए, आई थिंक निधि भी एग्री करेगी, मैं भी एग्री करूंगी, हम सभी जो राइटर्स हैं अगर,
तो हम लोग ये डिविजन और इन सब चीजों से परे सोचते हैं। जो हमारे लिए हम कहते हैं ना धर्म, हमारे लिए यही धर्म ऐसा होता है कि डिवाइड ना करना, जो तुमने अपनी पोएम में बताया है कि हम सब तो एक ही है, above than other things. So I think that is a very interesting and a very, I think, appreciable thing that you have done. अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी। आई थिंक ये थोड़ा सा उसी पे वापस आके होगा। तुम लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हो, तो मुझे ओरिएंटेशन तुम्हारा जो है इसकी तरफ मैंने देखा ज्यादा टुवर्ड्स जैसे कि डिवीजन और सबकी तुमने बात करी, तो मुझे दैट आई फाउंड, क्योंकि मैंने मेरा ग्रेजुएशन में मैंने कुछ टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो मुझे काफी एसोसिएटिव लगा ये। तो बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, दैट इज I may sound biased, but more about fiction. How are you so reality oriented in your writings? I mean, मतलब ज्यादातर पोएम जो मैंने पढ़ी हैं, अक्सर मैं खुद अगर इनिशियल स्टेज में मैंने लिखना शुरू किया होगा तो वो मोस्टली अबाउट हार्ट ब्रेक या ऐसी कोई चीजों को लेके। So I think how did you get inspiration to write about such serious matters? Okay. Did something like did you have an experience या कुछ ऐसा तुम्हें फील हुआ कभी, कुछ देख के जो तुम्हें एकदम से हिट किया? क्योंकि मुझे याद है ग्रेजुएशन में तुम थोड़ा बहुत लिखते थे, और बहुत कॉम्प्लेक्स येट simple to understand. So what would you say to others? कि दो क्वेश्चन हो गए, सॉरी, पर एक तो ये कि तुम्हारा यही था कि क्या ऐसा कुछ सिनेरियो आपने देखा या कैसे आपकी इंस्पिरेशन, राइट? ओके, क्या पूछा था आपने? इंस्पिरेशन बेसिकली, क्योंकि कुछ भी लिखने के कभी कुछ ऐसा हमें कहीं से पता चलता है कि हाँ हम वो चीज फेस कर रहे होते हैं, देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग आजकल प्यार मोहब्बत पे लिखते हैं और काफी उन सारी चीजों से, दिल टूटने पे, बहुत सारी चीजें जो भी होती है जिनसे करते हैं। तो ये लिखने के पीछे जो भी आपने लिखा, उसके लिखने के पीछे भी आप कुछ कभी खुद फेस किया हो ऐसा कुछ? तो दिस इज व्हाट शी इज आस्किंग। ओके, सी, जब हम लिख रहे थे किताब, तो मैंने पहले ही बहुत बार बोला है कि जो लिखने का जो मतलब लिखने से पहले ना आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। So when you start reading all those things, you start to realize that there are few ways or there are few paths that are left to be explored. ठीक है, तो मैंने वही किया, जैसे कि जो पाथ में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं यूजुअली, उस पाथ को मैं लेने की कोशिश किया, क्योंकि ये मेरे लिए जो है उस वक्त जब मैं लिख रहा था उसे बहुत बोरिंग था कि मैं मोहब्बत के बारे में, प्यार के बारे में या हार्ट ब्रेक के बारे में लिखूं, क्योंकि अक्सर लोग लिखते हैं उर्दू में चाहे पढ़ लो आप, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लो, कीट्स को उठा लो, मतलब जो भी आप रोमांटिक के पोएट को उठा लो या पहले जो उठा लो, है ना, चौसर ओसर, कभी वो भी एक जनरल रोमांटिक टाइप का चीज लिखते थे। I wanted not to be romantic. I wanted to be so like something which can talk to people. Like romanticism तो पूरा दुनिया फैला हुआ है। आप देख लो, majority of things in the today's world is full of romanticism. It is either politics or romantics. है ना, या पॉलिटिक है, मतलब या तो राजनीति है या तो रोमांचक है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो दोनों ही ना हो, पॉलिटिक्स भी ना हो, रोमांचक भी ना हो, रोमांटिक भी ना हो, है ना, क्योंकि कुछ एक मीनिंग प्रोवाइड करना चाह रहा था बस। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोमांटिसिज्म इज आउट ऑफ मीनिंग शेड्यूल, but I'm saying that whenever you try to put on meaning somewhere, you have to be so real, or you have to be so full of fact that whenever you write something, it can create an understanding of things which are unexplored, right? So that's what I'm saying.
something which is very raw or reality based, raw reality kind of thing को present करना है, right? जो चीज जैसा है वैसे दिखाओ। एक और हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहा था, बोल लो तुम पहले। नहीं, आप कुछ एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे बाद में। मेरा मैं भूल गई। ओके, क्वेश्चन मैंने दो पूछे थे, मुझे ये याद है। मैंने पहला क्या पूछा था? हाँ, मैंने ये पूछा था कि तुमने एक्चुअली आंसर कर ही दिया उसको। लिटरेचर से होते हुए तुम्हारा पॉलिटिकल की तरफ ओरिएंटेशन कैसे गया, तो वो तुमने आई थिंक बता ही दिया कि इट वाज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड द अदर थिंग। मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे बहुत से राइटर्स को तुमने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो तुम्हारा किसी से इंस्पायर्ड जरा भी तुम्हें कोई इंस्पिरेशन लगता है, जिससे इंस्पायर्ड शायद तुम्हें लिखते टाइम वो दिमाग में आता है, या कोई भी नॉट स्पेसिफिक राइटर, कोई बहुत फेमस नहीं, बट इन एनी वे जब तुम लिखते हो? नहीं, अगर हम कोई एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन नहीं है, पर हाँ ये है कि हर राइटर्स थोड़ा थोड़ा इंस्पायर करते हैं, चाहे कैसे भी, राइट? चाहे वो आप 15th सेंचुरी का राइटर देख लो, 16th सेंचुरी का राइटर देख लो, या मॉडर्न एज का राइटर देख लो, कहीं भी कुछ ना कुछ तो इंस्पायर कहीं ना कहीं कुछ किए, एक ऐसा तरीका बता दिए हैं जिसमें जो है आपको आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को। बट बेसिकली जो मॉडर्न एज के राइटर थे, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, मतलब हम थोड़ा सा लिटरेचर टर्म्स में बात कर रहे हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा जितने राइटर्स है ना, वो क्या हुआ कि वो फैक्ट्स बेस्ड चीजों पे आ गए, है ना, वो रियलिटी पे ज्यादा फोकस करने लगे। वो ये करने लगे कि जो चीज जैसा है ना वैसा दिखाओ, ज्यादा उसको जो चीज नहीं है उसके बारे में उन लोगों को जो एक अंधेरे मत रखो, है ना। अगर जैसे कि जैसे कोई दुख में है तो दिखाओ कि देयर इज अ पेन इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं दिखाओ कि वो जो है बहुत ही अच्छा चीज है और हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं, या है ना, ऐसा कुछ उसको रोमांटिसाइज नहीं करो, फैक्ट को दिखाओ। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जितना राइटर्स है ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया कि हाउ रियलिटी कैन बी कैन प्ले रोल अमंगस्ट द पीपल, है ना। क्योंकि रियलिटी से मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी से लोगों को अवगत कराना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसा। एक तुम्हारी पोएम थी मदर करके, मदर है ना? राइट, तुम्हें वो पोएम याद है? हाँ याद है, एकदम अच्छे से याद है। मुझे वो पोएम समझनी है तुमसे, क्योंकि मैंने पढ़ी, बट बहुत मुझे टचिंग लगी, एंड मुझे वो पोएम तुमसे सुननी है और तुमसे समझनी है। एक्चुअली मेरे पास अभी है नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं पढ़ के सुनाऊं मदर के बारे में। मैं दिखाऊं? हाँ, नहीं ऐसे नहीं दिखेगा, पर मदर के बारे में मैं आइडिया बता देता हूँ। मैं स्पेशली क्या है ना कि मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है शायद क्योंकि हम सिंबलाइजेशन पूरा यूज किए, पर अब आई जस्ट पोएट्स आर फ्री टू एक्सप्रेस, दैट इज व्हाई वी आर पोएट्स, राइट? तो मदर जब मैं लिख रहा था तो सब मेरे दिमाग में चल रहा था भारत माता। ठीक है, तो हम जब बोलते हैं कि है ना कि मदर इंडिया है, भारत माता है ना, तो और उसके बहुत सारे बच्चे हैं ऑब्वियसली, है ना, कोई अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, है ना, और सारा जितने मतलब मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी है ना इस कंट्री में रहने के बाद ये लग गया कि कौन प्रूव करता है कि हमारा मदर से अच्छा रिलेशनशिप है और कौन ओरिजिनल है ना, कौन ओरिजिनल है, कौन बाद में आया। सी जो मदर कैरेक्टर होता है ना, उसके लिए ओरिजिनल और अनओरिजिनल की बात नहीं होती है, उसके लिए बेटा तो बेटा, वो कैरेक्टर इतना बड़ा है ना, उसके लिए मतलब डिवीजन या डेफिनेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए इंसान के अंदर पर्सनल श्रद्धा होना चाहिए, और दूसरा
उस श्रद्धा में जहां कंपटीशन आता है ना, वह श्रद्धा नहीं होता है। आप मदर को यूज कर रहे हो पॉलिटिसाइज करने के लिए, है ना, ताकि डिवीजन रहे और आपका जो वर्चस्व है वो सबके ऊपर बना रहे, किसी का भी, है ना। तो हम इस बात पे लड़े ही क्यों कि हम ओरिजिनल बेटे हैं माँ के, कि और तुम जो है तुम अनओरिजिनल बेटे, तुम जो है ऐसे ही हो, है ना, है ना, इलिजिटिमेट हो, ऐसा ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना यार। मदर सन में या मदर डॉटर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। मदर इज मदर, ये हमारे डेफिनेशन है कि उसको लेजिट बनाते हैं या इलेजिट बनाते हैं, है ना। तो आई वाज ट्राइंग टू काउंटर दोस थिंग इन द पोएम। काफी वाइड एक्सप्लेनेशन था, मतलब मुझे जब मैंने पढ़ी थी तो मतलब उसमें ये था कि मैं 2-3 लाइन पढ़ूंगी कि आई सॉ 4 men fighting down the road to the extent of bloodshed on that lane broad. Suddenly an old lady rushed from the crowd. Seeing the wounded men, she cried out loud, asked them with trembling voice for what they fight. They asked her back who is the best in her sight. मेरे दिमाग में ये पिक्चर थी, मतलब इसमें सीन ये है कि मतलब 2 लोग लड़ रहे हैं एंड ब्लडशेड है एंड वॉर है एंड एक ओल्ड लेडी दौड़ी दौड़ी आ रही है एंड वो पूछ रही है तुम लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो वो दोनों लोग पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि आपकी नजर में बेस्ट कौन है। मेरे सामने ये पिक्चर थी कि एक स्ट्रीट है, वहां पे कुछ लड़ाई हो गई और एक माँ है, उसको पता है कि इसके दोनों बेटे लड़ रहे हैं। नाउ दैट मेक्स सो मच सेंस दैट इट्स एक्चुअली अ वाइडर एस्पेक्ट कि एक कंट्री है हम जिसको भारत माता भी कहते हैं एंड हम उसको माँ कहते भी हैं। आई थिंक निधि भी एग्री करेगी, हम उसको माँ भी कहते हैं एंड एट द सेम टाइम हम लड़ते भी हैं उसके पीछे एंड हम उसी के बच्चों को हार्म करने में कुछ झिझकते नहीं है। So that is very interesting and that is very, you know, I appreciate it. Thank you. निधि कुछ पूछना चाहोगी? नहीं, मैं वही बोल रही थी कि बहुत सारी अच्छी बात मदर के लिए मैंने सुना, भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बेसिकली आपने मुझे बताया ये, हाँ स्टोरी मुझे पता चली, पर यू नो आई वांट टू नो वन थिंग कि कहाँ से बेसिकली जो सीड है कहाँ से आया, कैसे ये इस मदर पोएम के पीछे का थॉट प्रोसेस कैसे लगा कि मुझे कुछ इस बारे में, क्योंकि बेसिकली हम लिखते हैं, हमें कभी कभी होता है कि सडनली कोई चीज पिंच करती है तो हम वो लिख देते, उतारते हैं, पर ऐसे कंटिन्यूअस थॉट आना, ऐसे बहुत सारी पूरे उसको सीरीज में रखना, तो ये सब कैसे हो जाता है? मतलब कहाँ से सीरीज ऑफ थॉट आते हैं या कैसे, बेसिकली कैसे इंट्रीग करता है आपको? अच्छा, मेरे पास ना एक टॉपिक रहता है किसी भी चीज को, जैसे किसी को भी कोई भी टॉपिक पे लिखना अगर हो तो वो टॉपिक मेरे दिमाग में रहता है। और बाकी यू नो द एनवायरमेंट इज फुल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। मतलब हमारा जो भी वातावरण है ना उसमें सारे चीज हैं, आपको बस क्या करना रहता है, कनेक्ट करना रहता है ना। तो ये प्योरली इमेजिनेटिव भी हो सकता है ना, प्योरली फैंसी भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन हु इज ऑन द ड्राइवर सीट। अगर हम फैंसी में जाना चाहते हैं तो वो रोमांटिक बन जाता है, अगर हम इमेजिनेटिव उसमें जाना चाहते हैं तो वो फिलोसफिकल बन जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन क्या है मेरे अनुसार, वो इट्स ए पार्ट ऑफ योर फिलोसफी, राइट। आप चीजों को कैसे देखते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो, उसके बारे में सोचते क्या हो, है ना, और एक्शन और आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है ना, उससे आप पूरा क्रिएट करते हो। सो पोएट्री इज लाइक ए क्रिएशन, इट्स लाइक डिवाइन, यू नो। ये अब ऐसे निकल नहीं जाती है, ये मतलब यू नो यू हैव टू, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू टू क्रिएट a poem which is मीनिंगफुल, राइट। तो मतलब मैंने जो कोशिश किया वो ये किया कि मेरे दिमाग जो कि एनवायरमेंट में तो ये सब था ही, लड़ाई झगड़े सब बड़ा आम है ना, चलते ही रहता है, लड़ाई झगड़ा और कुछ न कुछ चलता रहता है। तो मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि
मतलब ये इस चीज को काउंटर हो सके, है ना, और ये chaos जो भी है उसको काउंटर हम कर सके। तो ये सारा मेरा इमेजिनेशन था, और थोड़ा सा कनेक्ट भी किया मैंने कुछ कुछ चीजों, कुछ कुछ इंसिडेंट्स थे उसको कनेक्ट किया, तो यही था। हाँ, हाँ। तो हाँ हाँ बोलो आप, हाँ बोलो। हाँ एक नाइटमेयर तुमने पोएम लिखी है, हाँ नाइटमेयर याद है तुम्हें? वो याद है? याद है, थोड़ा बहुत याद। तो अरे मतलब वो यमुना के वॉकिंग थ्रू यमुना ब्रिज, और उसमें तुम बात कर रहे हो। ओके ओके। मेरी को मैं कोई बैकग्राउंड नहीं दे रही हूँ। एक मतलब वो मैं उसमें ये मेनली कि आई थिंक यू वॉकिंग ओवर यमुना ब्रिज, और उसमें तुम बात कर रहे हो कि a late night walk was it over the new bridge of Yamuna. Back, I then recalled the exquisite captures from mind, watching the ceiling fan revolve, lying on bed silky and soft, eyelids half closed, eyes staring at the dim light over the loft. ये तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि अभी तक जो पोएम्स मैंने तुमसे पूछी थी उसमें मेनली सोशल सिनेरियो को लेके बात हो रही थी, है ना? और कहीं ना कहीं इतनी सारी पोएम्स में तुम्हारी अपनी कहीं ना कहीं बात तो होगी ना। तो ऐसी कौन सी ऐसी मेनली तुमने अपनी पोएम्स में जो तुमने अपने से रिलेट करके लिखी है, उसमें तुमने हाँ खुद की स्टोरी, तो तुमने उसको किस बारे में, मतलब अपने आप को एज एन इंडिविजुअल मुझे पूछना था कि तुमने किस तरह से अपने को रिफ्लेक्ट करके लिखी है। ये तो हमने सोशल सिनेरियो की बात कर ली, फेवर फेवर सब है, उसमें तुम कहाँ हो? ये वही वाला पोम है ना जिसमें क्या कहते हैं, कुछ ऐसा होता है कि पूरा ब्लड हो जाता है, एंड आई स्टार्टेड टू रियलाइज। ओके, सो यू नो ये जो पोम है नाइटमेयर, ये थोड़ा सा मतलब ये सबके साथ होता है जब हम लोग अपने अपने सॉलिटरी उसमें मूड में होते हैं, या अकेले होते हैं, एलोननेस में होते हैं। तो हम लोग का जो ये मतलब भले मैंने अपने को वहां रखा है, पर ये बहुत जनरल बात है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम लोग के अपने जो है ना थॉट्स होते हैं जो हम लोग को कुरेदते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। what I wanted to say there was जो भी हमारे डर है ना वो हमारे अंदर के हैं, और वही अपना ही डर अपने को अफेक्ट कर रहा है, दूसरे का डर अफेक्ट नहीं कर रहा। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए मैंने वो बड़ा एक सिंबलाइजेशन दिया कि जो है ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, ब्लड शेड है और कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं, इस टाइप के कुछ से, है ना। मेरे को अच्छे से पूरा याद नहीं है, पर हाँ ऐसा था। तो जो भी मैं उस वक्त फील कर रहा था तो उसको लिखा, और मेरे ख्याल से ये फीलिंग बहुत ही जनरल फीलिंग है सबके साथ। नाइटमेयर्स आपने बोल दिया, तो नाइटमेयर्स आर नाइटमेयर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो हैव नाइटमेयर्स। तो मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए। अच्छा लगा। अच्छा, मुझे कुछ पूछना था, कुछ पूछ। नहीं आप बताओ, आप पूछो। मुझे ये पूछना था कि जो इतनी तुमने बात करी कि मतलब इस बारे में है, और जो भी पोस्ट मॉडर्न राइटर से तुम इंस्पायर्ड हो इसी, और तुम्हारी पोएम्स में बहुत दिख भी रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग चीज है। इतने सब डार्कनेस, इतनी केओस के बीच में तुम्हारा जो कवर है, ये कवर है एंड ये डिजाइन बाय श्लोक रंजन श्रीवास्तव है। आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई। अब इसमें जो है ये दिस समवेयर आई फील दैट दिस शोज होप। दिस इज व्हाट आई फील। तुम इंटरप्रीट बताना मुझे जहाँ पे जो है कि अमंग ऑल ऑफ इट स्टिल द पिक्चर इज ब्लैक एंड ग्रे, बिकॉज गोइंग विद द बुक, जो भी बुक कहना चाह रही है, एट द सेम टाइम दिस किड इज शोइंग होप। ही इज रनिंग फ्रीली, ठीक है, ही इज स्माइलिंग between all that is happening around the world, all that negative or whatever. मुझे ये पूछना था कि ये कवर कैसे और किस इंस्पिरेशन से बना, मतलब व्हाट दिस, ये क्या डिपिक्ट करता है ये कवर?
ये गाइस तो बहुत ही खूबसूरत कवर है। बहुत ही जरूर मैंने है। जब कवर देखा था, नहीं तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि एक बच्चा दौड़ते हुए मतलब काफी ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव, हैप्पी। कलर का बहुत हाँ अच्छा हाँ कॉम्बिनेशन है उसके साथ। हाँ हाँ। तो आपको उसके पीछे का थॉट प्रोसेस तो जानना बहुत जरूरी है। तो नहीं, बताइए आप। ये तो श्लोक का मास्टर क्लास है। श्लोक ने बस मेरे से ये पूछा था कि तुम ये जो तुम्हारी कविता है उसको लिखते वक्त तुम क्या सोच रहे थे, है ना? तो मैं उसको ये बोला था कोई भी ऐसा कवर पेज होना चाहिए जिसमें होप क्रिएट हो सके, है ना? और मेरा जो टाइटल है बुक का वो ब्रीदिंग वर्सेस है। तो हम चाहते हैं कि कवर पेज से ही लोगों को लगे कि इस बुक में ना होप है, इस बुक में ब्रेथ है ना? तो आई थिंक श्लोक हैज डन a very wonderful job in creating all those things और काफी कनेक्टिंग बना दिया उसने। और आई सीरियसली अप्रिशिएट हिम दैट he made it very visible from the very first cover that this book, what this book is containing, right? So मुझे लगता है कि बस हम लोग का एक छोटा सा कन्वर्सेशन था जो जिसको श्लोक समझ पाए अच्छा से, है ना? That's ये था। great. ऑल्सो वन थिंग, तुमने डेडिकेटेड में लिखा है ना, टू दोज स्ट्रगलिंग विद नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन, टू द लव एंड पीस एंथुसियास्ट, दिस नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन, how does it connect to you? How did you feel that you should talk about negativity and depression somewhere? ये क्वेश्चन बड़ा मतलब ऐसा है कि इसका हम मतलब बहुत इलाबोरेटिव आंसर है इसका। और इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता बिकॉज most of the youth or most of the people around us are suffering depression, suffering pain which we do not know. So और बहुत सारे लोग मतलब हम बहुत सारे लोग के साथ कन्वर्सेशन भी करते हैं, बहुत सारा कोशिश भी करते हैं कि हम जितना हो सके है ना कि सामने वाले को एक होप दिला सके। आई ट्राई नॉट, बट मैंने रियलाइज किया है कि जब भी कुछ मतलब देर आर फ्यू पॉइंट्स, देर आर few people who do not get this opportunity to to hear all those things, कि जिससे उनको होप मिले, जिससे कि वो मतलब ये सोचे कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे सोचे कि लड़ने का जो मतलब लड़ना चाहिए, कैसे चाहिए, लड़ने का स्पिरिट कैसे, पॉजिटिविटी कहाँ पे है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके उन लोगों को सपोर्ट करूं और उन लोगों को ये बताऊं कि इस दुनिया में लाइफ इज नॉट इजी बट वी हैव टू फाइट इट आउट, राइट? सो मेरे सारे पोएम में मैंने ये कोशिश किया कि जो एंडिंग है उसको एक पॉजिटिव वे में खत्म करूं ताकि उनके अंदर एक होप क्रिएट हो और जीने की इच्छा जगे, है ना, जिंदगी से लड़ने की इच्छा जगे, है ना। तो यही था क्योंकि वी आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। हर चीज आप में आप देख लो, सारा नेगेटिविटी है। मतलब ये सब हम लोग पॉजिटिविटी कहते रहते हैं पर एक्चुअली क्या है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिप्रेशन, है ना। और जो पॉजिटिविटी की बात जो है वो अपने अंदर का जो लड़ने की क्षमता है वही पॉजिटिविटी को डिफाइन करता है। पॉजिटिविटी दुनिया में नहीं है ना। पॉजिटिविटी हमारे लड़ने की क्षमता को पॉजिटिविटी डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, है ना। तो वो लड़ने की क्षमता को हम प्रमोट कर रहे हैं। सो आई थिंक हम इसलिए उसको डेडिकेट किए कि बिकॉज आई ऑब्जर्व मेनी पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड नेगेटिविटी ऑल अराउंड। मुझे कुछ पूछना है?
वाह। हाँ, आप बुक से रिलेटेड अभी कुछ कुछ पूछने वाले हो। मैं एक्चुअली, मेरे पास एक दिमाग में क्वेश्चन ही आ रहा था कि अभी हम बहुत सारे यंग राइटर्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और काफी चीजें कुछ, हाँ ऑफ कोर्स, अभी पुराने से जो चला आ रहा है, प्यार मोहब्बत इश्क की भी बातें होती है, पर साथ ही साथ कुछ लोग लिखना भी अभी शुरू किया है जिन्होंने बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक, आई मीन देश से रिलेटेड या पुराने टाइम से रिलेटेड कैसे काफी सारी चीजों पर लिखना स्टार्ट किया है। तो उनके लिए, कभी आप भी पढ़ रहे होगे काफी सारी बुक्स, तो व्हाट आर द थॉट, या आप उनको क्या कहना चाहते हो बेसिकली कि एज अ राइटर अभी हमें किन चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइटर्स का एक बहुत बड़ा रोल है पढ़ने वालों तक, क्योंकि वो पहुंचती है और वो 4 लोगों तक और पहुंचती है। तो क्या बेसिकली यंग राइटर्स को आपका क्या सजेशन है अब लिखने के लिए बुक? कोई भी मतलब यंग राइटर्स हैं, है ना, या मेरी तरह जो भी लिखते हैं, उनको मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, या जो बर्डन होता है जो आपके दिल में होता है दूसरों के लिए, या एम्पैथी होता है दूसरों के लिए, वो सबके अंदर नहीं होता। इट्स लाइक ए कॉलिंग दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर ओनली दोज थिंग्स, है ना। जैसे कि है ना, आपके अंदर से कोई ऐसा है, इंस्पिरेशन है कि आप कोई चीज सोचते हो, तो हम किसी के मेंटल डायमेंशन को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना, या किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते कि तुम जो है ऐसे ही लिखो, तो दूसरों के लिए ऐसे सोचो, दूसरों के लिए भला करो, हम नहीं कर सकते, ठीक है। पर जिनके अंदर ये बातें हैं, है ना, मतलब जो एक्चुअल जिंदगी में अपने रियलिटी में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि वो दूसरों को इंस्पायर करें या दूसरों के लिए अच्छा करें, तो अगर वो लिखते हैं तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि whenever you are writing, you must include all those actions what you are doing in your life into writing, है ना। जो आप कर रहे हो वो उसको इंक्लूड करो, है ना। और बाकी जो अगर प्यार मोहब्बत के बारे में लिखते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो वो बुरा नहीं है। उसी क्रिएटिविटी को हम एक केस में बंद नहीं कर सकते। आपका जो डायमेंशन है, स्ट्रक्चर है दिमाग का, वो किस ओर जा रहा है, किस ओर लीन कर रहा है, ये आप जानते हो, है ना। तो उसी में मास्टरी करो। इवन इफ यू टॉकिंग अबाउट लव, है ना, तो लव इज नॉट लाइक, इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन दैट वो एक लाइन में लिख दिया आपने, है ना। लेकिन वो एक चाहे आप किसी चीज के ऊपर भी लिख रहे हो तो मेक इट आउट एज यू नो मीनिंगफुल, है ना। जितना भी मीनिंग उससे क्रिएट करा सको, दुनिया को दे सको, मीनिंग दे सको, उतना अच्छा है। क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी चीज का अगर हम मीनिंग सामने लाते हैं ना, मीनिंग देते हैं दुनिया को, तो या नया तरीके से डिफाइन करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक होप का कारण होता है। अगर हम मीनिंगलेस चीजें लिख रहे हैं, अगर हम ये लिख रहे हैं कि मेरा दिल टूट गया, मैं रो रहा हूँ, मैं मर गया, मैं मरना चाह रहा हूँ, तो यू नो यू आर गिविंग डिप्रेशन टू द वर्ल्ड। यू नो अगर हम बयां कर रहे हैं, अपने गम को बयां कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपको शायद मतलब आप मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इवन आपका पेन से भी आपको मीनिंग क्रिएट करना जरूरी है। तो मैं जितने भी राइटर्स हैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि whenever you write, try to reason out things that why are you writing, what is the purpose of writing, है ना, what is the sole aim of the writing। खाली आप जो एक गोला बनाने के लिए कुछ पेंट कर रहे हो कि उसमें कुछ आप ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जिससे लोग समझे कि वो क्यों गोला बनाया है। तो मेरे ख्याल से यही मैं उनको किसी को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि ट्राई टू क्रिएट मीनिंग as far as possible, as much as possible। मैं अगर कुछ ऐड कर सकूं? हाँ हाँ प्लीज। आई थिंक तुमने जो बात कही एक्सप्रेस करने वाली, आई थिंक कहीं ना कहीं एक बार ये बातें हो चुकी हैं तो हम लोगों ने पहले भी कि मतलब एक्सप्रेशन के लिए हम लिखते हैं। एंड आई वुड एग्री कि मतलब जैसे सिर्फ एक गोला बना के आप छोड़ नहीं सकते। आई थिंक हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग कहते हैं हम लोग अपने लिए लिखते हैं, हम लोग अपने लिए तो लिखते ही हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं लिखते हैं।
हम चाहते हैं हमारे थॉट्स यहाँ तक पहुंचे, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने को एक्सप्रेस करें, जब हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, अपनी राइटिंग एक्सप्रेस करें, इट शुड बी एटलीस्ट what would you call it, simple, or in a way that, you know, somehow, this is my personal belief, that somehow it coming to the end, it gives a ray of hope. क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बार हम लोग शायद हम लोग उस समय थॉट आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए शायद हमें जरूरी है कि हम लिखें, तो उसको अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ दें, फिर उठा के देखें। लेकिन मतलब जब वो एंड हो रही है तो कहीं ना कहीं आप अपना पेन बता चुके हैं, बट जब वो सामने वाला पढ़ रहा है, मे बी ही इज फीलिंग द सेम, ही और शी इज फीलिंग द सेम पेन, तो कहीं ना कहीं उसको उतने पे आके ना छोड़ें, और खत्म करते करते उसको एक रे ऑफ होप आप दे दें, किससे निकलेंगे भी आप देखते हैं। आई थिंक दैट इज वॉट इज रिफ्लेक्टेड इन द बुक इवन। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है, दैट इज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब तुमने उन्हीं सोशल, उन्हीं केओस और उसकी ग्रे को मिला के, उन्हीं थॉट्स को लेके, सेइंग दैट इट इज रीडिंग वर्सेस, इट इज गिविंग अ होप थ्रू द कवर, उसी केओस को चर्न करके उसी को तुमने कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, यू हैव पेव्ड अ वे towards a new hope, and that is commendable, very very motivating. तो मुझे मतलब टू सम अप मुझे यही बोलना है बुक में। बाकी और कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये चीज बहुत जरूरी है, पता है जब हम पढ़ते हैं, मैं अपने रीडिंग का पैटर्न के लिए देखूं तो जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार अंडरलाइन कर लेते, कुछ भी लाइन हमें मिलती कि नहीं यार ये कुछ अच्छा ऐसा भी है, मतलब हमें थॉट ऑफ द थॉट जो होता है ना, पता चलता है हाँ यार ये कुछ ऐसी चीज है जो हमें आई शुड यू नो इसको याद रखना चाहिए और आगे फर्दर में काम आएगा। और ऐसी चीजें जब मिलती है तो वो एड ऑन होती है, हम किस राइटर अपनी लाइफ से लिख रहा है पर रीडर की भी लाइफ को एड ऑन हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी रीडर के लिए भी बना रहा है और वो कुछ बेटर क्रिएट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लिख रहे हो, अगर उसमें से कुछ 30% भी ऐसा मिल रहा है रीडर्स को कि हाँ ये कुछ पॉजिटिव लेकर के हम निकल रहे हैं, डेफिनेटली अ गुड रीडिंग मेरे हिसाब से वही होता है, कुछ हम अच्छा ले रहे हैं उससे। तो आपको ऐसा है तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। आई वांट टू नो वन थिंग, एक्चुअली होता कि एज अ राइटर मैंने भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं भी लिख रही हूँ, मुझे लगता है शायद और भी लोग इससे वाकिफ हो, मतलब उन्हें भी लगेगा ये चीजें। मैं जब लिखती हूँ ना तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, लिख रहे हैं, तो बेसिकली हाउ मच टाइम डिड यू टेक व्हाइल राइटिंग दिस बुक, और कब लिखने का प्लान से लेकर के बुक के पब्लिश होने तक का ये प्रोसेस जो आया वो कितना टाइम लिया, और कैसे ये कहीं कहीं बीच में होता होगा कि ब्रिज बन रहा है टूट जा रहा होगा, ऐसी भी कुछ स्टोरीज हैं बुक के लिखने के पीछे, तो प्लीज बताओ आप। अच्छा, जब मैं बुक लिख रहा था तो मुझे ये जहां तक याद है वो ये है कि कोई भी जो इमोशंस होते हैं ना, अगर पार्ट्स में आते हैं ना तो मैं उसको एक्शन में नहीं लाता हूँ, मतलब ये मेरा प्रोसेस है। जब तक वो इमोशंस कलेक्ट एकदम चार्ज अप नहीं हो जाते हैं ना, है ना, या जो भी थॉट्स हैं वो पूरा चार्ज अप नहीं हो जाते हैं ना, तब तक मैं उसको पेन डाउन नहीं करता हूँ। जब देखता हूँ कि ये ओवरफ्लोइंग है, राइट, तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि यू नो आई ऑलवेज, मेरा रोज का आदत है कि मैं कुछ लिख के सोऊंगा, है ना। तो अगर हम जनरल बात भी लिख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा बात आ जाता है कि जो बहुत ही मेरे थॉट प्रोसेस को एक यू नो झकझोर के रख रहा है, या उसमें एक ऐसा मंथन करा रहा है जो बहुत जरूरी है, तो उस चीज को मैं थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ कि हवा दे दो, और ऐसे ही हवा देते देते जो है शायद कुछ ना कुछ लिख जाता है। और किताब बनाने के लिए कभी मैं सोचा नहीं, मतलब जब ये किताब लिख रहा था तो किताब बनाने के लिए नहीं सोचा था। बहुत सारी पोम लिखा था, एक डायरी पूरा भर दिया था, उसमें से ये 23 पोम्स जो था जो मैंने सोचा कि दिस कैन बी प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, राइट। तो
मेरा यही था, I just give space, enough space and enough time to recollect all those things, all those emotions, all those thoughts, all those imaginations, whatever it is. So I recollected, चाहे वो एक दिन लगे, दो, कभी कभी ऐसा कुछ पोएम ऐसा लिखा मैंने, 4 लाइन लिखा, फिर छोड़ दिया। मैं सोचा कि ये अभी जो दूसरा है वो जानबूझ के पोएम लिख रहा हूँ मैं, उसको नहीं करना, जानबूझ के कुछ नहीं करना है ना, मतलब लेट इट कम। So I waited for the natural process to begin and natural process to start, है ना, natural process आना चाहिए, मतलब तब हम, I just give enough time to nature to create in me the imagination or whatever it is, right, or spirit in me, so that I can write something what I want to write. जी। Right. Of course ये होता भी एक्चुअली ये है, बट ये अच्छा लगा कि आपने ये सोचा नहीं था कि बुक लिखूंगा, पर वो सारी चीजें कलेक्ट करते करते एक बुक के फॉर्मेट में जो हमें पढ़ने को मिलेगी ऑफ कोर्स। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल अस, इस बुक के पीछे की कोई स्टोरी? कृति, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अगर अदरवाइज आई वांट टू आस्क कोई स्टोरी बेसिक बिहाइंड दिस बुक जो बहुत ही अच्छी आपको लगी हो कि हाँ इसको लिखते टाइम ये चीज मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, और दिस वाज द स्टोरी जो तुम्हारे अपने को इंसिडेंट। राइट। मेरे अपने यार अभी क्या बोलूं, मेरा तो हर मोमेंट ही इंसिडेंट हो जाता है, तो देयर इज नथिंग पर्टिकुलर इन इट, एवरी मोमेंट इज फॉर मी, एवरी मोमेंट इज एन इंसिडेंट हो जा रहा है बस। तो ये इट इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन देन देन इंसिडेंट बेस्ड थिंग। तो ये जो भी था ऑब्जर्वेशन ही था मेरे ख्याल से, जो भी लिखा मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, और उसमें थोड़ा सा जो भी मेरा फिलॉसफी है खुद का, जो सोचते हैं चीजों को उसके बारे में है बस, और कुछ। एक चीज मुझे पूछनी है कि तुम्हारी बुक किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अगर तुम बता दो, और हाउ कैन अ पर्सन बाय इफ यू वांट? ये वाली बुक ब्रीदिंग वर्सेस अभी भी अमेज़न पे अवेलेबल है, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, शायद स्नैपडील पे या और भी उस पे अवेलेबल होगा, ज्यादा पता नहीं मेरे को, पर हाँ। तो ये अमेज़न पे अवेलेबल है अभी, और फ्लिपकार्ट पे, और ये मुझे नहीं लगता कि और कहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना, ये कोविड की वजह से बहुत सारा जो भी पोर्टल है वो बंद कर दिया है, तो ऑफलाइन डिलीवरी नहीं हो रहा है बुक्स, नहीं जल्दी नहीं हो रही, पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता कि कहाँ का अवेलेबल। नहीं अवेलेबल है, आई थिंक लेटेस्ट देखा था अमेज़न पे अवेलेबल दिखा रहा था। अच्छा, I want to ask one question. I want to ask about that sigh of relief actually, which comes after the हाँ। of course हम सभी का सपना होता है यार, मेरा खुद का भी है कि लिख रहे हैं इतनी मेहनत से, और अगर सपना देखा है कि हाँ बुक लिखने का, और वो ऐसे फॉर्म पे आपका कंप्लीट होती है, ऐसा ड्रीम आपका कंप्लीट हो रहा है, तो हाउ आर यू फीलिंग बेसिकली आफ्टर? बता दो अगर तुम जल्दी। जब मैं पहला किताब निकल के आया था ना, वो सब मैं एक्साइटेड था, जो सबके साथ होता है, मैं भी एक्साइटेड। एलिशा वाज देयर, तो मैं उसको, शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू परचेज माय बुक, तो मैं उसको काफी एक्साइटमेंट बताया था कि जो यार मेरा बुक पब्लिश हो गया। आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, मैं अपना पोस्ट बार बार पढ़ रहा था, बार बार उसको शेयर कर रहा था, अजीब अजीब हरकत कर रहा था। मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, लेकिन हाँ, मैं बुक, क्योंकि दो चीज था उस एक्साइटमेंट का, वो ये था कि आई नेवर थॉट टू बी अ राइटर, आई नेवर थॉट दैट आई कैन बी पब्लिश्ड, आई नेवर थॉट दैट आई कैन बी ऑन एनी प्लेटफॉर्म विच इज पब्लिक। तो वो, और दूसरा ये कि मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान नहीं था लाइफ में, तो अभी भी नहीं हो शायद, तो ये जो बुक निकला, तो ये मुझे ऐसा फील हुआ कि देयर इज सम रे ऑफ होप, जिसके कारण से मुझे ऐसा लगे कि लोग मेरे मार्क्स के पीछे छोड़ के जो थोड़ा सा इधर उनका डायरेक्शन बदल जाए और सोचे कि अरे बाबा इसने
है ना। तो मेरे दिमाग में कुछ 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 एक सेंस ऑफ यू कैन से सेटिस्फैक्शन था, एक सेंस ऑफ यू नो कि मैं जो चाहता था, शायद जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था, वो बात मैं एक कलेक्शन में लेके आया। इस चीज का मुझे काफी अच्छा, ये चीज मुझे काफी अच्छा फील करा रही थी। वो शुरू शुरू में सबके साथ होता है, पर धीरे धीरे जो है ना चीजें जो है एज टाइम और टाइम पासेस अवे यू फील लाइक ठीक है, नॉर्मल। Get used to the same. No, it's not okay. I never ever aim for the fame. अभी भी मुझे फेम में नहीं चाहिए। I just want that people should read my book. उनको लगे कि नहीं, ये कुछ लिखा जो है वो इम्पोर्टेंट कितना है ना, कि क्योंकि आप बहुत मेहनत से वो इम्पोर्टेंस जो भी है या दुनिया का जो इम्पोर्टेंस है वो दुनिया को बताना चाहते हो। तो अगर लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बताओगे, है ना। तो लोग जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो वही मेरा मतलब, आई थिंक दैट इज माय अचीवमेंट कि पीपल आर रीडिंग माय बुक एंड पीपल परचेज माय बुक। ये था। I think I'll end my questions, my statements by saying that तुमने बोला कि unsuccessful and everything. I don't think after having 4 books तुम्हारे अपने मतलब associated or whatever, you shouldn't feel unsuccessful. At least मेरे साथ एक ही हुई है, एक या दो हुई है, and I'm very happy with it. I'm very much content with it. So वो भी मेरा भी बस एसोसिएशन ही है, मेरी पूरी अपनी कोई बुक नहीं पब्लिश हुई है। So at least तुम्हें तो ऐसा नहीं ही फील होना चाहिए। And if you have written, you are a genius, if I could say, after reading this book. So you should never feel like that. So you should in fact gloat over it. So that is what I feel. So मेरा I think I'll end up with this. अच्छा, मुझे एक चीज आई वांट टू आस्क कि अपार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग वर्सेस यू हैव ग्रेट पार्ट ऑफ अर्ज है की टीम का भी, तो अर्ज है के साथ भी बुक रिलीज हुआ, उसमें उसका भी आप पार्ट हो, तो हाउ वाज इट वर्किंग बेसिकली? कैसे सोचा कि इसके लिए भी कुछ लिखते हैं, या कैसा था वो मोमेंट? क्या क्या लिखा है आपने बेसिकली अर्ज है की बुक्स के लिए? अर्ज है जो जब जैसा जो अर्ज है का किताब निकलने वाला था ना, तो उस वक्त हम और अलीशा एक्चुअली शुरू जो हुआ था वो तो कहानी शायद सबको पता होगा, पर फिर एक बार बता देते थोड़ा सा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि अलीशा और हम जो है ना सोच रहे थे कि किताब निकालेंगे। जब मेरा ब्रीदिंग वर्सेस निकल गया ना तो हम सोचे अलीशा और हम किताब निकालेंगे। फिर ये हुआ कि और भी लोग को ऐड कर लेते, राइट। दैट टाइम वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट अर्ज है, दैट टाइम वी वर थिंकिंग अबाउट adding few people so that we can publish a book together, right? There were many people around in Allahabad who were good writers, so we were thinking about them to add up. तो जब तो मैंने जो है क्या कहते हैं पहले ही अपने जो poems थी, कुछ poems थी, और इवन अलीशा took the initiative। फिर श्लोक आया, वो बहुत ही उसके अंदर इतना एनर्जी है कि वो कुछ भी चीज क्रिएट कर सकता है, राइट। तो उसने चीजों को जो है बहुत ही आगे ले गया, और जो भी ये थॉट प्रोसेस था उस वक्त एक जो मैपल प्रेस था उसका एक कंसल्टेंट था हमारे साथ। तो वो आदमी जो है उनने बोला कि जो है ऐसा हो पॉसिबल है कि उस वक्त बात करते करते ऐसा निकला कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके छपा क्यों नहीं सकते, और बहुत सारे लोग का ऐड क्यों नहीं कर सकते। तो वो बोला कि और लोग को आप ले आइए, ये करिए वो करिए, फिर हम ये करेंगे, पब्लिक फंडिंग करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड आई डोंट नो, और मैंने तब से मुझे I got introduced to many people, especially through the personality of श्लोक, जो कि बहुत अच्छा राइटर, हिंदी में बहुत अच्छा राइटर है ना। उसका तो हायरार्की है लिखने का, है ना। और उसके बाद यहिया एक हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारे साथ BA में पढ़ा है, बहुत अच्छा शायर भी है। तो वो भी आया ग्रुप में।
तो वी गेट टू नो ईच अदर मोर एंड मोर, स्पेशली हम एक चीज तैयारी कर रहे थे जो ये था कि हम पैशनेट थे राइटिंग के लिए, है ना, कैसे भी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, चाहे तो ये पैशन ही मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई थिंक देयर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत ज्यादा तो हमारे साथ बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करता, पर्सनल रीजन के कारण ये कर दी, बट हम जितना हो सका, मतलब नहीं कर पाए, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, पर थोड़ा बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन हमने अर्जे को दिए. So I was like very fortunate to. Sorry, I would like to interrupt, but as far as I know, you are also one of the co-founders of us. Co-founder, exactly. No, I'm not the co-founder. नहीं, co-founder I think. Let's say, yeah, co-member. Co-founder, अरे यार नहीं. When Arze was when Arze was formed, है ना, तो उस वक्त जब फॉर्मेशन इसका हो रहा था उस वक्त मैं नहीं था वहां पे, राइट. जब बुक निकल रही थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हो आप. तो ऑफ कोर्स जैसे कि हम बार बार भी कहते हैं कि कोई भी चीज बिना टीम के पॉसिबल नहीं हो सकती थी, तो ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हो आप. तो एक जिम्मेदारी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी आपके भी, और तो बुक लाना और बुक में इतने सारी चीजें ऐड ऑन करना, वो किसी एक का तो डिसीजन या एक का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट. I was just supporting my friends out there. So fine, you were the part of a team. No, I'm the part of the team, and I'll be the part of the team, right? But yes, I was just supporting all those writers who were there, just taking out chances to be in the public. So हम भी उन्हीं के जैसे हैं. I was asking, since we are ready to एक और बुक ले आने का, कॉन्वर्सेशन संवाद, इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन एंड इन हिंदी संवाद, तो उस अभी रिलीज होने वाली है, और अगेन वी आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म. बहुत सारे नए नए राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं और चाहते हैं पब्लिश होना, तो उनके लिए कुछ कहना आप चाहते हो? अपनी जो नेक्स्ट बुक आने वाली है, कॉन्वर्सेशन या संवाद, अर्ज है, रिलीज करने वाला है बहुत जल्दी, अभी उस पर वर्क हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करने का है कि उनके राइटअप्स ज्यादा से ज्यादा अपलोड हो सके. तो व्हाट इज द ये अच्छा इनिशिएटिव, आई थिंक. मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ऑफ था पूरा सोशल मीडिया से और इससे. आप भी प्लीज ऐड ऑन करना है इसमें. जी बताएं अरविंद. हाँ, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब जितने लोग भी लिखना चाहते हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है अर्जे. तो अर्जे इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब कि जो सोचते भी नहीं है कि हम पब्लिश हो सकते हैं, उनको भी पब्लिश करा रहे हैं. तो दे आर सपोर्टिंग ऑल बडिंग राइटर्स ऑफ Allahabad, I think, and beyond Allahabad, I think. So that is commendable in my mind. So और मैं ये सोचता हूँ कि जो भी चाहे छोटा छोटा काम है ना, चाहे वो कन्वर्सेशन हो या कुछ भी कैसे टाइप की राइटिंग हो, अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रही है ना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है. और दूसरा ये कि जो भी अर्ज करता है वो एक मतलब वो करता है जो कोई दूसरा नहीं कर रहा है ना. जैसे कन्वर्सेशन वाला बात कोई दूसरा नहीं कर रहा. इसके पहले भी जो अर्जे की जो किताब आई थी, वो दूसरा ऐसी किताब निकाला नहीं था इलाहाबाद में, मैंने नहीं सुना था, है ना. जो निकाला होगा मैंने नहीं सुना था, ठीक है. तो अर्जे शुरू से ही उसका एक इनिशिएटिव रहा है कि हम वो करें, है ना, जो दूसरा नहीं कर रहा. So I think this is very commendable that they are bringing all the writers of Allahabad, budding writers of Allahabad, in one accord, and they are creating a unity between the writers. So this is absolutely commendable. I think यही मैं ऐड करना चाहूंगी अरविंद की बात में कि जो बाकी सब नहीं कर रहे हैं वो अर्जे करता है, क्योंकि आई थिंक बहुत बड़ा उसका एक ये पार्ट है कि they are not critical at the same time. अप्रिशिएट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं, एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे दे गिव यू फीडबैक. क्योंकि मैंने भी राइटिंग बहुत
बहुत रिसेंटली ही शुरू की होती, एंड मुझे भी कॉन्फिडेंस था नहीं, एंड अभी भी मुझे नहीं कि मैं कैसा लिखती, बट मुझे ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी कोई पोएम या कोई स्टोरी पब्लिश होगी, मैंने नहीं सोचा था, एंड अजय की वजह से मुझे भी आई थिंक प्लेटफॉर्म मिला, एंड दैट वाज वेरी न्यू, बहुत इनोवेटिव कि यंग हम जैसे, हम मैं भी यूथ में ही हूँ, तो हम सब यंगस्टर्स मिलके अगर कुछ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के रास्ते में है, एंड दैट स्टार्ट्स विद अस है आई थिंक, बाकी सब भी करते हैं प्रोवाइड, बट आई थिंक फॉर मी इट स्टार्ट्स विद अस है। तो लास्ट बुक का भी आइडिया हो चाहे, या अब की जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट है, वेरी इनोवेटिव आइडिया, एंड आई थिंक कॉन्वर्सेशन जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा विद जो लास्ट मैनी मून का, दैट वाज वेरी गुड, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से एज अ पार्ट ऑफ द टीम कि नए जो भी राइटर्स हैं जिनको लग रहा है कि वो पब्लिश करा सकते हैं, दे शुड come to us. I encourage them. I would say कि please आप आइए, क्योंकि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा that time, and that is not because I am part of it, but even अगर मैं बाहर से भी आई होती, I would have said the same thing I know. So yeah, I would like to say कि भाई हाँ, बहुत बड़ा हाथ है मेरे लिए भी, मेरे भी बहुत से अचीवमेंट में अजय का, and I think एल्विन भी अग्री करेगा इस बात पे, मुझे तुम भी अग्री करोगे आई थिंक इस बात। ऑफ कोर्स यार, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी जब अलीशा टोल्ड मी अबाउट कॉन्वर्सेशन। में काफी ज्यादा मुझे बहुत कि आई डू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी अपनी रिलीज नहीं की। हाँ, छोटे छोटे पब्लिकेशन के साथ थोड़ा थोड़ा पब्लिश होना है, ठीक है, पर अरसा की बुक मून का मुझे कवर पेज ही इतना ज्यादा अट्रैक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कवर पेज, और फिर उसको जब पलटो आप पेज को, तो ऑफकोर्स एक बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही खुद की लिखी है यार, आप किसी किताब में आपकी खुद का नाम छपा होता है, तो वही आपको बहुत खुशी देती है कि दिस इज माय पोइट्री, दिस इज माय राइट अप, तो बहुत अच्छा। तो ऑफकोर्स मैं खुद चाहती हूँ कि जो भी राइटर्स है, जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहते हैं, अभी नहीं पॉसिबल है तो आगे आइए, हम पब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको पार्ट बनना है, तो लिखने वालों के लिए टफ काम नहीं है, तो ऑफकोर्स हम पार्ट आई थिंक दैट दे लेट यू बी, वो आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, दे जस्ट लेट यू बी, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द बुक्स दे हैव पब्लिश्ड, सो या मेरे सब थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत जर्नी पे हमें लेकर के जाने के लिए, क्योंकि ब्रीदिंग वर्सेस का जब मैंने नाम सुना है और अभी जब कवर देखा, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि बुक लिखना और पब्लिश होना इज अ वेरी बिग टास्क, और वो चीज हो रही है, और आपने अचीव किया है उसे, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है नो डाउट, और आगे भी बहुत सारी बुक्स आएंगी, वो भी हमें पता चल चुका है इतनी सारी बातें करके, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस का इतना वाइड होना, इतना सारा कुछ चलना दिमाग में, तो ऑफकोर्स बहुत नीड होती है उसको डायरी में उतारने की, पब्लिश करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर इतना कुछ अच्छा बताने के लिए हमें, क्योंकि हम भी लिख रहे हैं तो हमें पता चलेगा ना, यही हर आने वाले हैं हमारे लिए। तो एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन एल्विन? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, क्योंकि ब्रीदिंग वर्सेस जो है, मैं शायद धीरे धीरे ये सोच चुका था कि अब पता नहीं ये ओब्लिवियन में चले गया है और इसके बारे में कोई डिस्कस उतना नहीं करता था, क्योंकि शायद अब जिसका 3-4 साल हो गया है इसका, और दूसरा लोग खरीदते भले, लेकिन ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करता था इसके बारे में। रिव्यूज भी आते थे, लेकिन यू नो व्हेन यू गेट रिव्यूज फ्रॉम योर ओन सर्कल, जब अपने लोग जो है ना उसके बारे में रिव्यू देते हैं और उसके बारे में बोलते हैं, तो ये बहुत काफी इंकरेजमेंट होता है। तो मैंने नहीं सोचा था, मैं ब्रीदिंग वर्सेस लिखने के बाद उसको प्रेजेंट सिचुएशन में उसको भूल चुका था। मुझे ऐसा लगा कि अब ये आई थिंक इसका जो चार्म है वो चले गया तो इसको फिर से रिवोक करना और फिर से ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके इसके बारे में बात करना, आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, even Stoke and Alicia also for creating such an event for this. एंड एल्विन, थैंक यू सो मच आने के लिए, और कृति बहुत बड़ा रोल अभी का इस प्लेटफॉर्म पे देने के लिए, बिकॉज
लिखने वालों का लिखता एक एक दिल से, वही मैं कहती हूँ ना, एक दिल से निकलता है, दिल तक पहुंचती है बात, और वो रीडर जब तक ना करे तब तक तो वो नहीं पहुंच सकती है। तो रीडिंग करना राइटर्स के लिए रीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो पढ़ेंगे नहीं तो हम लिख करके, आप लिख रहे हो तो लिखने का एक वो पर्पस कंप्लीट नहीं होता है। तो एज अ रीडर भी आपका बहुत बड़ा पार्ट रहा है, और इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद बताने के लिए थैंक यू सो मच, और आने के लिए और थैंक यू बुलाने के लिए। हाँ हाँ।